हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं भाई? वेरी गुड। तो बेटा मैं आज क्लास 11th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने आइसोटोप्स, आइसोबर्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सारी बातें कर लिया था। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद बोहर्स का मॉडल आया, लेकिन जरा सा गैप है प्यारे बच्चों। बोहर्स मॉडल का कारण क्या बना? दरअसल रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ठीक ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। प्लांक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में सही डिस्कशन नहीं कर पाया। इसी बीच में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला मामला आ गया है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरह से बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का कारण बन गया है ना। ध्यान दीजिए, और यहीं से मैं डिस्कशन करता हूं कि आखिर क्या बात है ना। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा, और इसी बीच में आ धमका EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोहर्स एटॉमिक मॉडल का रीजन बन गया। अब देखिए कैसे, अभी ढेर सारी कमियां यहां भी निकलेंगी, लेकिन आप देखते चलो स्टेप बाय स्टेप। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये है डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। एक्चुअली आज जो मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वह बोहर्स मॉडल नहीं है ना, बल्कि ये बताने जा रहा हूं कि डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोहर्स मॉडल के लिए कौन सा डेवलपमेंट लीड हुआ, कौन सा डेवलपमेंट रीजन बन गया है ना। बोहर्स मॉडल के पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, ये हमें आज डिस्कशन करनी है प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे है जो है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑल एलिमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा। अभी इसके बाद हम स्पेक्ट्रा की बात करेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, सब जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, सारी डिस्कशन होगी। लेकिन पहले देखें कि सभी एलिमेंट एक लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा, which could not be explained on the basis of रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। इस लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, कोई न्यूक्लियर मॉडल में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था, है ना। तो चलते हैं, तो इसका मतलब तब आया, रदरफोर्ड के बाद आया है ये। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लाइन स्पेक्ट्रा it is essential to understand the nature of the light। तो लाइन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए किसी भी रेडिएशन की लाइट, किसी भी लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी हो गया जो है। which in turn was explained first on the basis of electromagnetic wave theory and then by प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेस पर इसके बारे में सबसे पहले स्टडी हुई। किसके बारे में? जो लाइट का नेचर है, जो लाइट का नेचर है, लाइट के नेचर के बारे में स्टडी हुई। किसके बेसिस पर? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पर लाइट के नेचर के बारे में स्टडी हुई। क्योंकि पहले कही जा चुकी है बात कि हर एलिमेंट एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है, तो उसकी स्टडी की गई। अब देखिए आगे क्या होता है। फर्दर विद द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इट वाज फाउंड दैट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस ड्रॉबैक। इस तरह से जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आया, ये पाया गया कि रदरफोर्ड का एटॉमिक जो मॉडल था बहुत ज़्यादा कमियां थी, बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक था, बहुत सीरियस ड्रॉबैक था।
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ गया साइंटिस्ट के बीच में, साइंस के बीच में, तब ये देखा गया कि रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था बहुत कमियां थी उसमें। तो इसलिए हेंस अ न्यू मॉडल, हेंस न्यू मॉडल ऑफ एटम कॉल्ड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इस तरह से जो नया मॉडल आया उसको बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कहा गया। और यह मॉडल एबल टू एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम एंड द मेन लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और यह मॉडल मतलब बोहर का मॉडल जो है लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में सब कुछ समझाने में काफ़ी सफल रहा, विशेषकर हाइड्रोजन के बारे में। तो और आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, तो दिस थियरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो दिया गया, आगे बढ़ाया गया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा इन 1864। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट हैं जिसको आपको जानना होगा। द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक हीटेड रॉड और फिलामेंट ऑफ बल्ब थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और वेव्स। देखो, कोई भी एनर्जी किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस होती है तो वह एक रेडिएशन या वेव्स के रूप में होती है। जैसे मान लो गर्म राड हो, कोई बल्ब का फिलामेंट हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलता है बेटा वह एक वेव में रहती है। ध्यान दीजिए, वेव में, वेव शब्द, अब वेव का नेचर क्या है? वेव ही तो मेन चीज़ है। वेव में एम्पलीट्यूड होता है, वेव में वेवलेंथ होता है, वेव में वेलोसिटी होती है। तो क्योंकि वेव कहा गया, जो रेडिएशन निकलती है वो किस फॉर्म में होती है? वेव के रूप में। एंड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। उसको रेडिएंट, चूँकि रेडिएट होके एनर्जी के रूप में आ रहा है, वेव के रूप में आ रहा है, तो उसको रेडिएंट एनर्जी कहा गया। अच्छा, द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यो बात, जो रेडिएशन आ रही है उसमें दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये फील्ड कैसे हैं प्यारे बच्चों? ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब 90 डिग्री पर हैं। कौन कौन फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एंड बोथ परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द रेडिएशन। और ये जिधर की ओर रेडिएशन जाता है उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होते चले जाते हैं जो है। द रेडिएशन पोसेस वेव कैरेक्टर। बार बार मैं कह रहा हूं कि रेडिएशन में वेव कैरेक्टर होता है। इतनी छोटी सी बात को आप खूब अपने अंदर चिंतन मनन कर लीजिए। वह रेडिएशन वेव कैरेक्टर होता है, उसमें वेव का कैरेक्टर होता है। एंड ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट के वेलोसिटी से यह रेडिएशन आगे बढ़ती है। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वेलोसिटी से ये आगे बढ़ती हैं। These radiations are called electromagnetic radiations or electromagnetic waves। मैंने कहा ना, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हो चाहे वेव का हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। इनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे हम बोलते हैं, आवाज़ आप तक जाती है तो क्या है? मीडियम बीच में एयर है ना। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब चलती है तो इसके रास्ते में कोई किसी मीडियम को इसकी ज़रूरत नहीं है।
फॉर प्रोपेगेशन, आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द रेज ऑफ सन रीचस थ्रू स्पेस विच नॉन मटेरियल मीडियम, और हमारे पास तक सूरज की रोशनी जो आती है वो मीडियम से होके, इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है ना बेटा। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बनाया है, इस तरह से दो रेडिएशन हैं। ये देखो जो रेड हमने सेट किया है, जो रेड किया है वह मैग्नेटिक फील्ड बताता है, जो रेड कलर का है, और जो डाटेड है जरा सा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब ये दोनों फील्ड जो है यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। यहाँ से ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से परपेंडिकुलर हो गए ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। इस तरह से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन है, इस तरह से बढ़ रही है। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।